चैप्टर 4 एंड दैट इज़ इस्लामिक सेंट्रल लैंड्स। इसमें हमने डिस्कस किया था क्लास 11th में कि किस प्रकार से जो इस्लामिक लैंड्स थी, जो इस्लामिक एम्पायर था, वो स्टैब्लिश हो गया था हमारा अरब वाले पार्ट में। तो इस प्रकार से इसके फाउंडर के रूप में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्होंने सबसे मेन काम किया था और जो कि इस्लामिक रिलीजन के फाउंडर भी थे। उसके बाद उन्होंने जब वो माइग्रेट होके जाते मदीना की तरफ, तो मदीना में उन्होंने स्टैब्लिश किया अपना सबसे पहला जो इस्लामिक एम्पायर था। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके बारे में, इस साम्राज्य को फैलाने के बारे में ज़्यादा बात वो ना करके और लोगों को टीचिंग्स दी, लोगों को उपदेश दिए और ईश्वर के प्रति उन्होंने जागरूक किया था। तो इसी प्रकार से उसके बाद जो आते हैं खलीफा आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, दैट इज़ अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। तो हमने कल डिस्कस किया था इस चारों ही खलीफाओं के बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने जो इस्लामिक एम्पायर था उसको फैलाया था, किस प्रकार से उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन किए गए थे इन खलीफाओं के द्वारा, जो इन्होंने नए प्रदेश जीते थे, न्यू टेरिटरीज जो जीती थी, उनके बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट किया था। In all the conquered province, the Khalifas imposed a new administrative structures headed by governors and the tribal chieftains. It means कि जितने भी खलीफा थे उन्होंने सबने अलग अलग जो प्रोविंस जीते थे उन सभी के ऊपर एक नया प्रबंधक, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू कर दिया। और जो किसके द्वारा हेडेड किया जाता था, या तो कोई गवर्नर होता था या फिर जो ट्राइबल्स के बारे में हमने बात की थी ना कि अलग अलग ट्राइबल्स थी वहाँ पर, उनमें जो चीफटेंस होते थे, उनके जो मुखिया होते थे, वो इसको हेडिट करते थे। इट मीन्स अलग अलग जीते गए प्रोविंस के ऊपर गवर्नर उसको रूलिंग कर रहा है या फिर ट्राइबल चीफटेंस उसको रूलिंग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था खलीफाओं के द्वारा, जो उन्होंने नए नए टेरिटरीज जीते थे, नए नए प्रोविंस जीते थे। इसके बाद सेंट्रल टेरिटरी obtained its revenue from taxes paid by Muslim as well as its share of the booty from the raids। कह रहे हैं कि जो सेंट्रल ट्रेजरी था, जो खजाना था मेन, वहाँ से obtained its revenue from taxes, कि यहाँ से ना टैक्स कलेक्ट करके और पूरा के पूरा जो ट्रेजरी होता था, सेंट्रल ट्रेजरी, उसमें टैक्स जमा करवाया जाता था जो मुस्लिम लोग, एज वेल एज शेयर ऑफ द बूटी फ्रॉम रेड्स, कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनके लिए पूरी ये बाउंडेशन रखी गई कि आप पूरा का पूरा जो टैक्स है वो वहाँ पर जमा करेंगे। इस प्रकार से जो खलीफा सोल्जर थे, यानी कि खलीफा जो सिपाही थे, जिसमें मोस्टली आते थे बेडोनियंस, सेटल्ड करते थे वो कैंप, यानी कि जब भी सोल्जर्स जो बेडोनियंस यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमने वाले खाना बदोश जो सोल्जर्स थे, जो कि खलीफाओं ने भर्ती किए हुए थे, वो क्या करते थे कि वो अलग अलग सिटीज़ में जाते और वहाँ पर अपने कैंप सेटल कर देते थे। एट द एज ऑफ द डेजर्ट, इट मीन्स जो डेजर्ट का जो लास्ट एज होता था, वहाँ पर अपने कैंप वगैरह लगाते, जिसमें मेनली स्टेट की अगर हम बात करें तो प्रोविंसेस के आते थे कुफा और बसरा, और वहाँ पर जो शहर बसाए जाते थे वो सैनिकों के द्वारा बसाए जाते थे कुफा और बसरा में, टू रिमेन विद इन द रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज द खलीफास कमांड। और वो वहाँ पर रहते प्राकृतिक तरीके से, जो लोग वहाँ पर रहने वाले थे और वो वहाँ पर काम करते, और जो खलीफा जिस प्रकार से उनको कमांड करता था उसी प्रकार से वो लोग काम करने लग जाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था बाय द खलीफास, जो कि न्यू टेरिटरीज उनके द्वारा जीते गए थे। उसके बाद द रूलिंग क्लास एंड द सोल्जर रिसीव्ड शेयर्स ऑफ द बूटी एंड द मंथली पेमेंट्स। साथ में एक चीज़ और चेंज की गई यहाँ पर कि जो भी वहाँ से टैक्स वगैरह मिलता था या जो भी वो लूट का माल लेते थे, और उनको इसके बदले में साथ साथ इसके अलावा वो लोग मंथली पेमेंट्स भी पा रहे थे। सोल्जर्स जो लोग अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वहाँ पर रह रहे थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किया गया कि अलग उन प्रोविंसेस में ना किस प्रकार से जो लोग कह सकते हैं हम गवर्नर वगैरह भेजे गए या ट्राइबल चीफ टेंस भेजे गए, वहाँ पर वो टैक्स पे करते, एक जो फिक्स कर दिया गया था। साथ में जो बेडोनियंस सोल्जर्स थे वो वहाँ पर सेटल हो जाते थे डेजर्ट के लास्ट वाले पार्ट में जाकर, जिसमें मेनली कुफा और बसरा का पार्ट था। उसके बाद नेचुरल तरीके से वो रहते, खलीफा जैसे उनको कमांड करता वैसे ही वो काम करते थे। साथ में जो सोल्जर्स वगैरह थे उनको मंथली पे किया जाता था,
यानी कि उनको वेतन वगैरह का प्रोविज़न भी इसमें रखा गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब खलीफाओं का एंड हो गया और लास्ट खलीफा थे अली, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमने इसमें देखा। उसके बाद आती है उमैयद डायनेस्टी। उमैयद वंश के जो लोग थे, जो मुआविया लोग थे, और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और किस प्रकार से उमैयद लोगों ने इंट्रोड्यूस किया न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नया प्रबंधन जो खलीफाओं ने इससे पहले किया हुआ था, उन्होंने इसमें चेंजमेंट ला दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। वो किस प्रकार से चेंज किया उन्होंने? फर्स्ट उमैयद खलीफा थे मुआविया, उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम दोनों के टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग हुआ था। सबसे पहले हमने बात की थी कि चारों खलीफाओं ने जो न्यू टेरिटरीज उन्होंने जीते थे उनमें किस प्रकार से चेंज किए थे। इसी प्रकार से आगे हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से जो खलीफा लोग थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ था। उसके बाद जब उनकी एंड हो जाती है 661 में और उमैयद डायनेस्टी आती है, तो उमैयद डायनेस्टी में जो फर्स्ट खलीफा बने मुआविया, उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर ली मदीना टू दमिश्क। वो अपनी कैपिटल को पहले मदीना थी, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम से मदीना ही कैपिटल बनी हुई थी, तो उन्होंने चेंज करके और उसको दमिश्क में चेंज कर लिया, दमिश्क ले गए वो कैपिटल को। और उसके बाद कह रहे कि एडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द बेजेंटाइन एम्पायर, और उन्होंने इस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उस प्रकार से किया जिस प्रकार बेजेंटाइन एम्पायर ने किया हुआ था। उसके बाद ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडेटरी सक्सेशन। हेरिडेटरी सक्सेशन इट मीन्स फैमिली सक्सेशन का उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सिस्टम, कि अगर एक फैमिली वहाँ पर रूलिंग कर रही है तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर हैं उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। एंड प्रेसिडेंट द लीडिंग ऑफ मुस्लिम्स टू द एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हेयर। अब कह रहे कि उसके बाद फैमिली का जो सक्सेशन टाइम पीरियड था वो शुरू कर दिया और मुस्लिम लोग लीड करते गए इस पूरी की पूरी प्रोसीजर को। उमैयद स्टेट के बारे में हम बात करें तो वॉज नाउ इम्पीरियल पावर। उमैयद लोगों के पास एक बहुत ही शाही पावर थी, जो कि कह सकते हैं कि नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम, कि इन लोगों ने इस्लाम की जो टीचिंग्स थी, जो प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा टीचिंग्स बताई गई थी, उनको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि किस प्रकार से हमारा जो एम्पायर है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन द इस्लाम बट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड द लॉयलिटी ऑफ सीरियन ट्रूप्स। इस प्रकार उन्होंने अपनी जो पावर थी वो उसको सैनिकों के ऊपर बेस कर दिया और सीरिया की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया, ताकि वो सीरिया वाले पार्ट के पास से उसके ऊपर कैप्चर कर सके। तो उमैयद डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उमैयद डायनेस्टी के जो लोग थे उन्होंने किसी भी प्रकार से जो इस्लाम की जो टीचिंग्स थी, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने लोगों को बताए थे, जो सिद्धांत दिए थे, प्रिंसिपल दिए थे, उनको फॉलो न करते हुए और उन्होंने अपने एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। अब कहने कि उसके देयर वाज द क्रिश्चियंस एडवाइजर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार का किया हुआ था प्रबंधन, की जो उनके एडवाइजर थे वो क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने हायर किया, एज वेल एज द जोरोस्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। However, Islam continued to provide legitimacy to their rules. The Umayyad always appealed for the unity and suppressed rebellions the name of Islam. अब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ पर क्रिश्चियंस जो एडवाइज़र थे वो रखे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे वो पूरा का पूरा उनका, और लेकिन कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म था वो कंटिन्यू रखता था। सभी को उन्होंने लीगल रूप से जो रूल्स वगैरह वो प्रोवाइड करवाए हुए थे इस टाइप के, कि कोई भी किसी भी रिलीजन्स के व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में रह सकता है या उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। लेकिन जो उमैयद डायनेस्टी थी उन्होंने अपील की यूनिटी की। उन्होंने कहा कि एकता को बनाए रखना है और सप्रेस्ड करना है कोई भी रिबेलियंस है जो कि इस्लाम धर्म के नाम पर कोई भी अगर विद्रोह करता है तो उनको दबाए रखना है। तो आज हम इसमें डिफरेंस कर रहे हैं कि जो खलीफा थे उनका किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, और साथ में जो उमैयद डायनेस्टी आई खलीफाओं के बाद उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था किस प्रकार का किया। तो दोनों के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं आगे कि किस प्रकार खलीफाओं को हटाने के बाद जो उमैयद डायनेस्टी आई 750 के बाद अब्बासिद लोग आते हैं यहाँ पर, और वो रेवोल्यूशन के थ्रू जो उमैयद डायनेस्टी के लोग हैं उनको हटा देते हैं, और इसी को एक दावा मूवमेंट चलाया गया था।
जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई और बाद में इस पूरी की पूरी घटना को नाम दे दिया जाता था अब्बासिद रिवॉल्यूशन का। अब्बासिद रिवॉल्यूशन के थ्रू ही अब्बासिद लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस हुए वो किसके द्वारा, बाय द अब्बासिद। उमैयद डायनेस्टी का एंड हो जाता है 750 के बाद। 750 के बाद जो अब्बासिद लोग हैं वो वहाँ पर पावर में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका जो साम्राज्य था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और यहीं से इस्लामिक एम्पायर का विघटन हम कह सकते हैं कि वो शुरू हो गया था। और इसके बाद जब अब्बासिद लोगों की पावर बिल्कुल विकर हो जाती है तो उसके बाद छोटे छोटे जो प्रोविंस थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उनकी वहाँ पर जो सल्तनत हैं वो चलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इस्लामिक सेंटर में हमने रीड किया कि किस प्रकार से अब्बासिद लोग हैं, किस प्रकार से जो अब्बासिद रेवोल्यूशन हुई उसके थ्रू और उनकी पावर वीकर होने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट हो गया था। आई होप आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।